हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं बाल विकास पर। जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं बाल विकास की। इससे पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट कर रखे हैं। जिसमें हमने सारे यानी कि गर्भावस्था से लेकर जन्म तक की बात कर ली है कि शिशु का विकास कैसे होता है, किस माह में कितना विकास होता है। स्पेशली जो आपकी कल की क्लास थी, उसमें हमने मुख्य तौर पर गर्भपात के बारे में चर्चा किया था, प्रसव के प्रकार के बारे में चर्चा किया था, गर्भकालीन विषाक्तता को देखा था, साथ ही साथ गर्भकालीन अवस्थाओं में होने वाले विकास पर चर्चा किया था। तो कल ये हमने 3-4 पॉइंट रखे थे और इन्हीं पर चर्चा की थी। कल की क्लास आपकी बड़ी ही इम्पोर्टेंट थी। कल की क्या, जो इससे पहले आपकी क्लास हो चुकी है, वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट है जिसमें हमने वृद्धि, विकास, साथ ही साथ विकास के सिद्धांतों पर, वंशानुक्रम के नियम पर, इन सब पर भी चर्चा कर रखा है। आज की जो आपकी क्लास है, इसमें हम देखने वाले हैं कि प्रसवकालीन हमें कैसे आयोजन करना चाहिए, क्या देखभाल करनी चाहिए, एक नवजात शिशु की कैसे देखरेख करनी चाहिए, इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक पीछे के प्रैक्टिस नहीं देखे हैं, तो जाकर ज़रूर देखें और आपको चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरी की क्लास लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने देखा आप बड़े छोटे-छोटे पॉइंट पर ही कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। तो आप जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि इसमें जो टाइम पीरियड है, जो समय को लेकर है या जो बच्चे के बारे में बातें कही जा रही हैं इनके समय के अनुसार उसमें थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा। जैसे हर बच्चे के दाँत निकलने की अवस्था समान नहीं होती है। या हर बच्चे के चलने की अवस्था समान नहीं होती है, बैठने की उनकी अवस्था समान नहीं होती है। मतलब हर एक ऐज में ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बच्चा 5 माह में बैठ रहा है, तो अगला बच्चा भी 5 ही माह में बैठे। हो सकता है कि 6 माह में बैठे या हो सकता है कि वो 7 माह में बैठे। अगर कोई बच्चा चल रहा है, कुछ बच्चे 9वें महीने में चलने लगते हैं, कुछ 11वें महीने में चलने लगते हैं, कुछ अपने 13वें महीने में चलते हैं या फिर आपने देखा होगा कभी-कभी बच्चे डेढ़-डेढ़ साल पर चलते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको मत बताइएगा कि बच्चे का भार इतना होता है, जन्म के समय उनकी लंबाई इतनी होती है। नहीं, आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं बताना है, जो आपकी बुकों में दिया गया है, उसके हिसाब से आपको बताना है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं हमारे सामने जो हमारे परिवार का बच्चा है वो इतने माह में बैठा था, इतने माह में चला था, उसकी जन्म के समय भार इतनी थी, नहीं। हम यहाँ पर चीज़ों को औसतन लेकर चलते हैं, ठीक? मतलब 1-2 आगे-पीछे रहता है आपका। तो इसी के हिसाब से हम आंसर देते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसकी थ्योरी की क्लासेस ज़रूर लीजिए और जितनी बार हो सके उतनी बार ले लीजिए, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रसवकालीन आयोजन से तात्पर्य क्या है? प्रसवकालीन आयोजन का तात्पर्य क्या है? अच्छा ये बताइए कि हम आयोजन कब करते हैं? जैसे यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं प्रसवकालीन आयोजन की, तो क्या आप ये आयोजन प्रसव के दौरान करेंगे या प्रसव के बाद करेंगे या प्रसव के पहले करेंगे? तो आयोजन आप क्या कब करते हैं? किसी भी कार्यक्रम को स्टार्ट करने से पहले ही तो हम आयोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो वैसे आपका प्रसव में भी बात हो रही है कि प्रसव के पहले हमें किन-किन चीज़ों का आयोजन करना होता है। उपयुक्त चिकित्सक की व्यवस्था करना, उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करना, आवश्यक उपकरण, सामग्री, धन की व्यवस्था करना या फिर उपरोक्त सभी। तो जैसे प्रसवकालीन आयोजन में ये सारी बातें आ जाती हैं कि हमें एक उपयुक्त चिकित्सक की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही साथ हमें कहाँ पर प्रसव कराना है, इस बात को भी पहले ही हमें आयोजित कर लेना चाहिए, पहले ही हमें निर्धारित कर लेना चाहिए।
साथ ही साथ प्रसव ऐसे स्थान पर कराना चाहिए जहाँ पर आवश्यक सामग्री हो, उपकरण हो, साथ ही साथ आपको धन की भी व्यवस्था करके रखना चाहिए, क्योंकि आपने देखा है जैसे प्रसव के प्रकार में आपने कई प्रकार का प्रसव पढ़ा था। तो जब प्राकृतिक प्रसव होगा तो उसमें तो उतना खर्चा होता नहीं है, बट आपने देखा कि ऑपरेशन भी किया जाता है, तो ऑपरेशन के दौरान पैसे ज़्यादा लगते हैं। मतलब हमें ये सारी चीज़ों की व्यवस्था प्रसव के पहले ही कर लेनी है। तो मतलब ये उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अस्पताल में प्रसव कराने से क्या लाभ है? जब हम प्रसव अस्पताल में कराते हैं और आप ये जानते हैं कि घर पर भी दाइयों के द्वारा प्रसव कराया जाता है, तो अस्पताल में करवाने के क्या लाभ हैं? क्या धन की बचत होती है? क्या समय की बचत होती है? क्या माँ तथा शिशु की देखभाल और प्रसव वैज्ञानिक रीति से प्रशिक्षित चिकित्सकों तथा नर्सों द्वारा होता है या फिर प्रसव में कठिनाई नहीं होती है? तो जब अस्पताल में प्रसव की बात की जाएगी, तो उससे लाभ ये होगा, सबसे पहले तो ये लाभ हो जाता है कि माता और जो शिशु है, उसकी देखभाल एक प्रशिक्षुक जो आपका चिकित्सक है, उसके द्वारा किया जाता है। जो नर्सें होती हैं, वो प्रशिक्षित होती हैं, तो इनके द्वारा प्रसव कराया जाता है, इनकी देख-रेख में प्रसव कराया जाता है। तो अस्पताल में प्रसव कराने से बहुत लाभ होते हैं। आगे आप और भी लाभों को देखेंगे, बट इतना ध्यान रखिएगा अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग अभी हमें इसी पर टिक करना है। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। घर पर दाइयों से प्रसव कराना हानिकारक है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? कारण क्या है? क्या दाइयाँ प्रशिक्षित नहीं होती हैं? क्या घर पर दाइयों से प्रसव कराने से धन ज़्यादा खर्चा होता है? या दाइयों के पास आवश्यक उपकरण नहीं होते हैं, या फिर उपरोक्त सभी? तो हम क्यों, ये उपकरण वाली बात तो पहले ही आप छोड़ दीजिए। हम घर पर दाइयों से प्रसव इसलिए नहीं कराते हैं या इनसे प्रसव कराने से हानि ये होती है कि ये जो दाइयाँ होती हैं ये प्रशिक्षित नहीं होती हैं। जबकि जब आप अस्पतालों में ले जाकर करवाते हैं, तो वहाँ पर जो नर्सें हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो क्या होते हैं? वो प्रशिक्षित होते हैं और जच्चे और बच्चे दोनों का अच्छे से देखभाल करते हैं। लेकिन घर पर जो दाइयाँ हैं, सबसे मेन पॉइंट तो यही आपका हो जाता है कि ये प्रशिक्षित नहीं होती हैं, और आपको पता है कि प्रशिक्षित नहीं है, तो उपकरण की बात ही छोड़ दीजिए। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। हरलॉक के अनुसार नवजात अवस्था कितने समय की होती है? हर अलग-अलग मनोवैज्ञानिक ने अपने-अपने अनुसार अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है। लेकिन जब आप हरलॉक का वर्गीकरण देखेंगे, तो इन्होंने बहुत अच्छे से वर्गीकरण किया है हर एक अवस्था का। आपको बताना है कि जो इनके अनुसार जो नवजात अवस्था है, वो कब से कब तक माना जाता है? क्या जन्म से 2 माह माना जाता है? क्या 2 से 3 माह माना जाता है? 3 से 4 माह माना जाता है, या फिर 4 से 5 माह माना जाता है? तो अगर हम नवजात की बात करेंगे, तो 2 माह, 3 माह, 4 माह का सवाल ही नहीं उठता। आता है क्या? जन्म से लेकर 2 माह तक। और आपने ये भी देखा है कि ये जो नवजात अवस्था है, ये समायोजन की अवस्था होती है, अपरिपक्वता की अवस्था होती है, ये प्राश्रितता की अवस्था होती है। यानी कि दूसरों पर ये क्या होते हैं, दूसरों पर ये डिपेंड होते हैं, ये आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, ठीक? और जो बच्चा होता है, वो जन्म के समय मात्र एक जैविक प्राणी होता है, ना ही वो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है। ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है, ज़रा एक बार हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये हमने आपको नोट डाउन करवाया है, ठीक? बाकी आपने देखा कि हरलॉक के अनुसार जन्म से 2 माह की जो अवस्था है, वो आपकी नवजात अवस्था कहलाती है। और नवजात अवस्था की अगर हम बात करें, तो हमने इसे 2 भागों में बाँटा है। किसमें? एक है आपका पार्टोनेट और एक है आपका नियोनेट। आई होप कि पार्टोनेट और नियोनेट का जो अंतर है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। नवजात अवस्था है, अभी-अभी हमने आपको कई चीज़ें बताई।
क्या ये समायोजन की अवस्था है, आत्मनिर्भरता की अवस्था है, परिपक्वता की अवस्था है या फिर चंचलता की अवस्था है? तो आपने अभी-अभी सुना कि ये आत्मनिर्भरता की अवस्था नहीं होती है, ये प्राश्रितता की अवस्था होती है। परिपक्वता की नहीं, ये अपरिपक्वता की अवस्था होती है। जबकि हम बात करेंगे नवजात शिशु की, तो ये नवजात शिशु जो है, ये समायोजन की अवस्था होती है। बच्चा जन्म के बाद 4 चीज़ों के साथ समायोजन करता है। ज़रा आप हमें ये बताइए कि जो आप 4 चीज़ों के साथ बच्चा समायोजन करता है, वो 4 चीज़ें हैं कौन-कौन सी जिनके साथ बच्चा समायोजन करता है? अच्छा एक बात और, जब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ती हूँ, तो मैं आपको हर एक ऑप्शन पर टिक करती हूँ। जैसे मैंने अभी कहा कि नवजात अवस्था है, किसकी? समायोजन की है, आत्मनिर्भरता की है, परिपक्वता की है या फिर चंचलता की है। तो जब मैं आपको राइट आंसर बताती हूँ, तो बोलती भी हूँ, साथ ही साथ इस पर सर्कल भी बना देती हूँ, इसको एक बॉक्स में पैक भी कर देती हूँ, तो आपको इससे राइट आंसर पता चल जाता है। और साथ ही साथ मैं बोलती भी तो हूँ, तो आपको दिक्कत कहाँ हो रही है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। कल एक कमेंट आया था कि हम हर एक ऑप्शन पर टिक करते हैं इसलिए आपको दिक्कत होती है कि आप राइट आंसर नहीं समझ पाते हैं। बट ये बताइए कि जब मैं इतना डिटेल में आपको समझा रही हूँ और आंसर भी बता रही हूँ, साथ ही साथ इसे बॉक्स में भी आपके पैक कर दे रही हूँ, तो आपको समस्या कहाँ हो रही है? दिक्कत क्या है पता है? क्योंकि आप मुझे ऐसा लगता है कि आप कंसंट्रेट नहीं रहते हैं, इस वज़ह से आपको दिक्कत होती है। अदरवाइज़ इतना मतलब ऐसा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, जिसको आपके मतलब एकदम डिटेल में ना बताया जाए। जैसे अभी-अभी हमने कहा कि नवजात अवस्था क्या है? तो समायोजन की अवस्था है। बट अभी हमने इनके बारे में भी बताया, इनके बारे में भी बताया, हमने आपके राइट आंसर को बॉक्स में भी पैक कर दिया। आई होप कि अगर आप आराम से चीज़ों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई ऑप्शन ऐसा लगता है जिसका आंसर नहीं समझ में आता है, तो आप एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक? बट इतना थोड़ा-सा आप खुद भी अवेयर रहिए ना, क्योंकि हमने आपको कहा कि आप थ्योरी की क्लासेस भी लीजिए, प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पर हम आपको हर एक आंसर भी बता रहे हैं, तो ऐसा मुझे लगता है कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट हो सकता है कि मैं कहीं आपको समझा ना पा रही हूँ, तो एक बार आप कमेंट करिएगा, मैं वहाँ पर आपको राइट आंसर बता दूँगी, ठीक? चलिए, वैसे कोशिश मेरी यही रहती है कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। अपरिपक्व शिशु वे होते हैं या वे कहलाते हैं जिनका वज़न इतने से कम होता है, मतलब कितने से कम होगा? क्या 2 किलोग्राम से कम होगा? 3 किलोग्राम से कम होगा, 4 किलोग्राम से कम होगा या फिर 5 किलोग्राम से कम होगा। तो जब हम एक अपरिपक्व शिशु की बात करते हैं, तो 2 किलोग्राम तो बहुत कम हो जाएगा। 3 किलोग्राम से अगर जिस बच्चे का कम है वज़न, तो वो हम उसको क्या कहते हैं, अपरिपक्व शिशु की श्रेणी में रखते हैं। और आपसे पूछा भी गया था परसों के क्वेश्चन में था आपका कि एक परिपक्व शिशु का औसतन भार कितना होता है? तो वहाँ पर ऑप्शन आपका था 2 से 3 और 3 से 4। तो ध्यान रखिएगा 2 से 3 कभी नहीं होगा। 2 से 3 आपका नहीं होगा, ऑप्शन क्या आपका राइट जाएगा 3 से 4। तो यहाँ पर आपका औसतन नहीं दिया गया है, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ध्यान देना है कि 3 किलोग्राम से अगर बच्चा कम है, तो हम उसे क्या कहेंगे अपरिपक्व शिशु के नाम से जानते हैं, जबकि 2.5 किलोग्राम आप ध्यान रखेंगे, ये अच्छा होता है मतलब अगर 2.5 किलोग्राम का बच्चा है, तो ठीक है वो। बट हमें ध्यान रखना है 3 किलोग्राम को ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है नाल छेदन के समय गर्भनाल को शिशु की नाभि से कितनी इंच की दूरी पर बांधा जाता है? जब जो पार्ट्यूनेट अवस्था है, पार्ट्यूनेट अवस्था कब खत्म होता है? वही जब नाल को काट दिया जाता है, बच्चे को माँ से अलग कर दिया जाता है, नाल छेदन की प्रक्रिया हो जाती है, तब पार्ट्यूनेट अवस्था जो है वो समाप्त हो जाता है, जो कि जन्म से 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट तक भी माना जाता है। तो जो नाल छेदन के समय जो गर्भनाल को शिशु की नाभि से काट कर बाँधा जाता है, वो कितनी इंच पर होता है? 1 इंच पर, 2 इंच पर
3 इंच पर, 4 इंच पर। तो ये जो नाल छेदन की प्रक्रिया की जाती है, ये जो शिशु का नाल बाँधा जाता है, वो कितनी दूरी पर होता है? तो वो आपका 2 इंच की दूरी पर होता है। बट ध्यान रखिएगा यूथ में शायद कुछ और दिया गया है, लेकिन आपकी बुक में 2 ही इंच है तो इसे ध्यान रखेंगे, ठीक? काफ़ी क्वेश्चन आपके ऊपर-नीचे हो जाते हैं, तो हम सही उन्हीं आंसर को मानते हैं जो आपकी बुक में होता है, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कहा जा रहा है शिशु को ठोस आहार प्रारंभ करने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या उसे हम आहार आयोजन कहते हैं, पूरक आहार कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं या फिर मिला-जुला आहार कहते हैं? तो शिशु को ठोस आहार प्रारंभ कराने की जो प्रक्रिया होती है उसे तो हम पूरक आहार के नाम से जानते हैं। संतुलित आहार, जब आप न्यूट्रिशन साइंस की पहली क्लास पढ़ते हैं तभी वहां पर आप देखते हैं क्या कि संतुलित आहार क्या है। जिस आहार में सभी पोषक तत्व आवश्यक मात्रा में शामिल होते हैं, जितनी एक उचित मात्रा में शामिल होते हैं, जितना आपको रिक्वायरमेंट है उस उतनी वो शामिल होते हैं, तब हम उसे संतुलित आहार के नाम से जानते हैं, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। स्तनपान नहीं कराना चाहिए। मतलब एक माँ को स्तनपान कब नहीं कराना चाहिए? क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चे के लिए माँ का जो दूध होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। 6 महीने तक हमें बच्चे को माँ का ही दूध देना चाहिए। अब कभी-कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसे कारण होते हैं, जिनकी वजह से हम बच्चे को माँ का दूध नहीं पिला सकते हैं। तो वो कारण कौन-कौन से हो सकते हैं? क्या माँ संक्रामक रोग से पीड़ित हो तब, माँ सो रही हो तब, माँ कार्य में व्यस्त हो तब, या फिर रात में जब शिशु सो रहा हो तब हमें उसे स्तनपान नहीं कराना चाहिए। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, माँ अगर किसी संक्रामक रोग से पीड़ित है तो हमें बच्चे को स्तनपान नहीं करवाना चाहिए, बच्चे को माँ का दूध नहीं पिलाना चाहिए, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। शिशु को पूरक आहार देना चाहिए। किस अवस्था में या कब किस माह में बच्चे को पूरक आहार देना चाहिए? 3 माह की आयु में, 4 माह की आयु में, 5 माह की आयु में या फिर 6 माह की आयु में? तो ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। कई बार आपने सुना है कि 6 माह की आयु में हमें बच्चे को पूरक आहार देना चाहिए। यहीं पर क्वेश्चन आपसे कई बार पूछता है क्या कि डब्ल्यूएचओ के अनुसार बच्चे को पूरक आहार कब देना चाहिए? 6 माह पर देना चाहिए। बच्चे को माँ का स्तनपान करवाना कब बंद करवाना चाहिए या छुड़ाना चाहिए? 6 माह पर छुड़ाना चाहिए। ठीक? तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। स्तनपान छुड़ाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी चाहिए। कब? 6 माह की आयु से, 8 माह की आयु से, 1 वर्ष की आयु से या फिर 2 वर्ष की आयु से। अब हम बच्चे को एकाएक तो दूध छुड़वा नहीं सकते हैं, स्तनपान कराना एकाएक तो बंद नहीं कर सकते हैं कि बच्चा आज 6 महीने का पूरा हो गया, अब इसे हमें कल से स्तनपान नहीं करवाना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। स्तनपान जो छुड़ाने की प्रक्रिया है, हमें उसे प्रारंभ करना चाहिए जब बच्चा 6 माह की आयु का हो जाता है। तब हम उसे क्या करेंगे? पूरक आहार देना प्रारंभ करेंगे, और जब हम उसे पूरक आहार देना प्रारंभ करेंगे तो धीरे-धीरे उसको स्तनपान छुड़ाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाती है। ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। शिशुओं के अंदर पहनने वाले वस्त्र होने चाहिए। जो शिशु अंदर में वस्त्र पहनते हैं वो कैसे होने चाहिए? रेशमी हो, सूती हो, ऊनी हो या फिर नायलॉन का हो? तो ध्यान रखेंगे बच्चों के लिए जो सबसे उपयुक्त कपड़ा होता है, आपने पहले ही देखा है कि वो सूती होता है। तो उनको अंदर पहनने के लिए सूती वस्त्र चाहिए। लेकिन यही ध्यान रखेंगे कि बच्चों के लिए हमें जब वस्त्रों का चुनाव कर रहे हों, तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे जैसे बच्चे के लिए हमें सूती कपड़े उपयुक्त होते हैं, सूती कपड़े लेने चाहिए। उसमें कोई ऐसी नुकीली चीज़ ना लगी हो,
जिसे बच्चा जो है बच्चे को चुभे, या उसमें ऐसे बटन वगैरह ना लगे हों जो बच्चा अपने मुँह में डाल ले। और साथ ही साथ बच्चे को एकदम सॉफ्ट कपड़े पहनाने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे कितने नाजुक होते हैं। जो एक जन्मा शिशु होता है वो कितना नाजुक होता है, आप देखेंगे पूरा एकदम लाल-लाल दिखता रहता है, साथ ही उसकी सारी नसें-वसें भी दिखती रहती हैं। तो एक नवजात बच्चे को बिना कपड़े के लेने में वैसे भी आपको डर लगेगा। तो जो बच्चा होता है बड़ा ही नाजुक होता है, तो हमें इसके लिए सूती कपड़े लेने चाहिए। ऐसा कपड़ा लेना चाहिए जो उनको पहनाने में आसानी हो। ऐसा ना हो कि आप एकदम टाइट-टाइट कपड़ा ले लें, बच्चा जब पहन रहा हो तो चिल्ला रहा हो एकदम, नहीं। बच्चे आराम से जिस कपड़े को पहन सकें, ऐसे कपड़े को हमें उनके लिए लेना चाहिए। बच्चों के लिए बहुत महँगे कपड़े नहीं लेने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, तो कपड़ा तो उनका बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत महँगे कपड़े भी उनके लिए नहीं लेने चाहिए, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। विकास क्रम में बालक मल त्याग क्रिया पर पहले तथा मूत्र की क्रिया पर नियंत्रण बाद में सीखता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो ये बात पूरी तरह से सत्य है कि जो बच्चा होता है, बच्चा विकास के क्रम में मल त्याग क्रिया पर पहले कंट्रोल करता है, लेकिन वो मूत्र त्याग की जो क्रिया है, उस पर बाद में नियंत्रण करना सीखता है, ठीक? और ये आपने नॉर्मली देखा भी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है, माँ के दूध में कुछ ऐसे प्रतिपिंड होते हैं। अच्छा, प्रतिपिंड यहाँ पर हिंदी में दिया गया है, बट ध्यान रखिएगा एंटी इसे हम एंटीबॉडीज़ के नाम से जानते हैं, ठीक? तो ये आपके एंटीबॉडी होते हैं। माँ के दूध में कुछ ऐसे एंटीबॉडीज़ होते हैं जो कि शिशु की रोग अवरोध क्षमता में वृद्धि कर संक्रमण से शिशु की रक्षा करते हैं। क्या ये बात सही है या गलत है? तो हम जानते हैं ना कि बच्चे के लिए माँ का पहला दूध बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। माँ के स्तनों से निकलने वाला प्रथम 2-3 दिन तक जो गाढ़ा पीला दूध निकलता है, उसे हम कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं, और ये बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये इनकी जो रोग अवरोध क्षमता है, उसमें वृद्धि करता है और संक्रामक रोगों से शिशु की रक्षा करता है। साथ ही साथ कल आपने ये भी देखा था कि जो बच्चों का प्रथम मलत्याग है, जिसे हम मेकोनियम के नाम से जानते हैं, इसको भी निकालने में ये मदद करता है। सुपाच्य होता है, बच्चे की पाचन क्षमता को अच्छा बनाता है, ठीक? तो इसके कई लाभ हैं और इसे बच्चों को देना ज़रूरी होता है। चलिए, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। ये कथन आपका पूरी तरह से सत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। कह रहा है कि शिशु टीकाकरण आवश्यक है, क्योंकि यह आपने देखा होगा कि बच्चे को टीका जन्म से ही लगना प्रारंभ हो जाता है। तो बच्चे को टीकाकरण आवश्यक है, इसका कारण क्या है? क्या शिशु की संक्रामक रोग से रक्षा करता है? शिशु को स्वस्थ रखता है? शिशु शरीर को रोग के हानिकारक प्रभाव से बचाता है, या फिर ये टीकाकरण के बारे में सारी बातें सही हैं? तो टीकाकरण के लिए ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं कि जब हम बच्चे को टीकाकरण करवाते हैं, या टीकाकरण करवाना आवश्यक इसलिए है क्योंकि ये बच्चों को संक्रामक रोगों से रक्षा करता है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करता है या उन्हें स्वस्थ रखता है, रोग के हानिकारक प्रभाव से उनकी रक्षा करता है। तो उपरोक्त सभी बातें इसमें जो कही गई हैं वो पूरी तरह से सत्य हैं, और हमें बच्चे को टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। पहले बड़ा मिथ होता था, लोग टीकाकरण नहीं करवाते थे। तो अभी सबके अंदर जागरूकता आ गई है। अच्छा, ये टीकाकरण मिशन इंद्रधनुष, इसका प्रारंभ कब हुआ था? ज़रा एक बार हमें आप बताइएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कौन-सा टीका शिशु को जन्म के प्रथम माह में लगवाना चाहिए? क्या तपेदिक का टीका लगवाना चाहिए, पोलियो का टीका लगवाना चाहिए, हैज़े का टीका लगवाना चाहिए, या फिर टिटनेस का टीका लगवाना चाहिए? तो जब हम बात करते हैं जन्म के प्रथम माह में,
तो जन्म के प्रथम माह में शिशु को लगने वाला जो टीका है वो तपेदिक का होता है। ज़रा आप हमें ये बताइए कि कौन-सा टीका वो होता है? इस टीके का नाम आप एक बार बता दीजिए। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये आपके पीवाईक्यू नहीं मिलेंगे आपको। हाँ, मिलते-जुलते होंगे बट ये अभी आपका पीवाईक्यू नहीं लिया गया है। लास्ट में हम आपके जो लास्ट टाइम का जो पीवाईक्यू हुआ था, उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे जितने भी आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के थे, ठीक? तो ये जो आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, ये कुछ आपके बुक के हैं और कुछ इसमें मेरे बनाए हुए क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन आपके बुक के कम होते हैं और जो सेल्फ मेड क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक? और अगर आपने थियरी की है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, आप आसानी से कर पाएँगे। बात कर लेते हैं पोलियो वैक्सीन का। तो पोलियो वैक्सीन का आविष्कार कब हुआ था? 1857 में अर्थात 1857 में, 1957 में, 1960 में या फिर 1962 में? तो जब हम पोलियो वैक्सीन की बात करते हैं तो इसका आविष्कार तो 1957 में हुआ। लेकिन ये 1857 कुछ आपको समझ में आ रहा है? होम मैनेजमेंट में कोई ऐसा नियम था क्या? कोई ऐसा नियम जो कि 1857 में दिया गया हो? या अगर हम बात करें टेक्सटाइल में तो क्या किसी चीज़ की खोज हुई थी 1857 में? ये आपका जो 1857 है इसमें 2 ये आपकी 2 चीज़ों को बताता है। एक का रिलेशन आपका होम मैनेजमेंट से है और एक का रिलेशन आपके टेक्सटाइल से है। तो ज़रा आप हमें ये बता दीजिए कि ये दोनों डेट किस लिए जाने जाते हैं होम मैनेजमेंट में और किस लिए जाने जाते हैं टेक्सटाइल में? हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 18 पर। कौन-सा टीका 3 रोगों से शिशु की रक्षा करता है? क्या बीसीजी करता है? क्या डीपीटी करता है? क्या एटीएस करता है या फिर टीएबी करता है? तो बीसीजी आपने नाम सुना है तपेदिक का। बात लेकिन हम कर रहे हैं 3 रोगों से रक्षा करने की, तो वो आपका डीपीटी है। अब आप हमें ये बताइए कि ये जो डीपीटी टीका है, ये किन 3 रोगों से शिशु की रक्षा करता है? ठीक? हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 पर। चेचक के टीके का आविष्कार कब हुआ था? क्या 1960 1660 में हुआ, 1760 में हुआ, 1775 में हुआ या फिर 1798 में हुआ? चेचक के टीके की खोज। जो चेचक के टीके की खोज हुई थी वो 1798 में हुई थी। कब? 1798 1798 में हुई थी। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। डीपीटी डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किस रोग से रक्षा नहीं करता है? अभी हमने आपसे पूछा था कि डीपीटी किन 3 रोगों से आपकी रक्षा करता है? अब 3 रोग इसमें हैं जिनसे रक्षा करता है। एक रोग ऐसा है जिसकी रक्षा नहीं करता है तो आपको उसी का नाम बताना है। जब हम बात करते हैं डीपीटी की तो ये आपका डिप्थीरिया से करता है, कुकुर खाँसी से करता है जिसे हम पर्ट्यूसिस कहते हैं और टिटनेस से करता है। इन 3 रोगों से ये रक्षा करता है, लेकिन तपेदिक से ये डीपीटी रक्षा नहीं करता है। ज़रा ये बताइए कि तपेदिक के लिए हम कौन-सा टीका लगाते हैं? अभी हमने बात किया था, ठीक? तो कौन-सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तपेदिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 21 पर। बताना है आपको पोलियो वैक्सीन का आविष्कार सर्वप्रथम 1997 में हुआ था जिसे कहा जाता है क्या कहा जाता है? क्या उसे सेवेंस वैक्सीन कहा जाता है? क्या उसे साक वैक्सीन कहा जाता है? उसे एंटीजन वैक्सीन कहा जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो आपका ये जो आपका पोलियो वैक्सीन है जिसका आविष्कार सबसे पहले 1997 में हुआ था, इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम जानते हैं साक वैक्सीन। अब साक वैक्सीन सबसे पहले आया था, लेकिन उसके बाद में ये आपका एक आया सेविंस वैक्सीन, इसको बाद में लाया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पोलियो वैक्सीन के आविष्कार हुआ था सबसे पहले, उसका नाम जो था वो था साक वैक्सीन।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। बताना है आपको कि पोलियो रोग से बचाव में उपयोग किया जाने वाला सेविंग्स वैक्सीन को कब तैयार किया गया था? ये जो आपका सेविंग्स वैक्सीन है, इसको कब तैयार किया गया? क्या ये 1957 में हुआ, 1961 में हुआ, 1965 में हुआ या फिर 1970 में हुआ? तो यहाँ पर एक पॉइंट को समझिएगा, जो अभी आपने इससे पहले वाला देखा था, जिसका नाम था साग वैक्सीन, सबसे पहले पोलियो के लिए वही वैक्सीन बनी थी, उसी को तैयार किया गया था कब 1957 में, ठीक? शायद यहाँ पर डेट आपका गलत हुआ होगा। ये ये जो आपका वैक्सीन तैयार हुआ था, ये 1957 में हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आया समय 1961 का और इसमें तैयार किया गया सेविंग्स वैक्सीन को, ठीक? जो कि पोलियो के लिए उपयुक्त है, अच्छा है, सफल रहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, पीछे वाले क्वेश्चन में इसमें आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये 1957 है, ठीक? 1957 में सबसे पहले पोलियो के लिए साक वैक्सीन की खोज हुई, साक वैक्सीन तैयार किया गया। उसके बाद 1961 में दूसरी वैक्सीन जिसका नाम है सेविंग्स वैक्सीन, इसको तैयार किया गया, ठीक? और ये भी पोलियो से ही बचाव के लिए था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? जोसेफ के द्वारा, जेनर के द्वारा, ग्यूरिन के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चेचक के टीके का जो आविष्कार किया गया था, वो किया गया था आपके जेनर के द्वारा। कब किया गया था? एक बार कमेंट बॉक्स में छापिएगा, क्योंकि आपने 2 क्वेश्चन पहले ही देखा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किन अवस्थाओं में टीका नहीं लगवाना चाहिए? किन अवस्थाओं का मतलब किन परिस्थितियों में, ठीक? क्या अगर बच्चे को कोई छूत बीमारी हो, तेज बुखार हो, उल्टी दस्त लगे हों या फिर उपरोक्त सभी? तो बच्चे को इनमें से किसी भी कंडीशन में टीका नहीं लगवाना चाहिए। अगर बच्चा किसी छूत बीमारी से पीड़ित है, तो भी ना लगवाएँ, तेज बुखार है, तो भी ना लगवाएँ, बच्चे को उल्टी या दस्त लगे हैं, तो भी ना लगवाएँ, ठीक? तो इसे आप ध्यान रखेंगे, हमें इन परिस्थितियों में बच्चे को टीका नहीं लगवाना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। टीकाकरण के लाभों में शामिल है, मतलब हमें टीकाकरण क्यों करवाना चाहिए? क्या शरीर का संक्रामक रोग से बचाव रहता है? यदि किसी भी प्रतिरक्षीकरण के बाद रोग हो, तो भी वो उसकी जो तीव्रता होती है, वो बिल्कुल कम हो जाती है। या फिर इसलिए लगवाना चाहिए कि प्रतिरक्षीकरण द्वारा रोगों से बचाव होता है, जिससे दवा आदि पर होने वाला व्यय बचता है, या फिर उपरोक्त सभी? तो ध्यान रखिएगा, हमें बच्चों को टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। उससे लाभ ये सारे होते हैं कि एक तो बच्चे को रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है बढ़ती है, संक्रामक रोग से बचाव होता है। अगर आपने उनको टीकाकरण करवाया है, लेकिन फिर भी वो रोग हो जा रहा है, तो इससे जो उसकी तीव्रता होती है, वो कम रहती है, ठीक? साथ ही साथ जो उस पर होने वाला व्यय होता है, वो भी कम होता है, हमारे धन की भी बचत होती है, बच्चे का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। ठीक? अगर बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा है, तो पूरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नहीं तो आप देखेंगे जिस घर में अगर बच्चा परेशान है, तो पूरा परिवार परेशान रहता है। ठीक? चलिए, हालाँकि आपके जितने ऑप्शन दिए गए हैं, उसको ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। कोलेस्ट्रम है क्या? तो अभी आपने समझा, आप पिछले 3 दिन से समझ रहे हैं, जो माँ के स्तनों से प्रथम 2-3 दिन तक गाढ़ा पीला द्रव्य निकलता है, वही होता है कोलेस्ट्रम। ये जो कोलेस्ट्रम है बच्चों के लिए उपयोगी है, क्योंकि ये शिशुओं के क्या करता है? पेट की गंदगी को साफ करता है, उनकी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, या फिर उपरोक्त सभी? तो हमें पता है ना, अभी-अभी हमने देखा था कि बच्चे के प्रथम मल त्याग में अर्थात मेकोनियम को निकालने में मदद करता है, बच्चे के पेट की गंदगी को साफ करता है, उसकी जो पाचन शक्ति है उसको बढ़ाने का काम करता है, साथ ही साथ उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। तो उपरोक्त सभी ये
उपयोगी होता है कोलेस्ट्रम देने का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 27 पर। कह रहा है स्तनपान कराने से माँ तथा शिशु दोनों को प्राप्त होता है क्या? आर्थिक संतुष्टि मिलती है, सामाजिक संतुष्टि मिलती है, मानसिक संतुष्टि मिलती है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमें पता है कि जब हम बात करते हैं माँ और शिशु को स्तनपान कराने से क्या प्राप्त होता है, तो दोनों को मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है, बच्चे को भी और माँ को भी। और ये भी ध्यान रखिएगा अगर बच्चे को स्तनपान कराना है तो उसे एक शांत वातावरण में स्तनपान कराना चाहिए, प्यार से स्तनपान कराना चाहिए जिससे बच्चे को दूध लगे, उसके शरीर में वो दूध जो है काम करे, ठीक? कभी भी चिड़चिड़ा होकर बच्चों को स्तनपान नहीं करवाना चाहिए, गुस्से में बच्चे को स्तनपान ना करवाएँ। बहुत ज़्यादा थके हों तो 2 मिनट आराम कर लें, तब बच्चे को स्तनपान कराएँ। लेकिन बच्चे को आराम से, तसल्ली से, प्यार के साथ स्तनपान करवाना चाहिए तो वो बच्चे को लगता है, ठीक? और इससे माँ और बच्चे दोनों को मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। किन अवस्थाओं में स्तनपान नहीं कराना चाहिए? यदि माँ जैसे हमें स्तनपान छुड़ाना होता है 6 महीने के बाद, बच्चा 6 महीने का हो जाए, उसके बाद हम उसे पूरक आहार देते हैं और साथ ही साथ स्तनपान छुड़ाने का भी कार्य करते हैं। लेकिन कई परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं, कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती हैं कि हमें बच्चे को स्तनपान करवाना छुड़ा देना पड़ता है पहले ही। तो कारण क्या हो सकते हैं, वो परिस्थितियाँ कौन-सी हैं? क्या यदि माँ अत्यधिक कमज़ोर हो और शरीर में खून की कमी हो, स्तन में फोड़ा या फिर कैंसर हो गया हो, सिफ़िलिस रोग की अवस्था में भी स्तनपान नहीं करवाना चाहिए या फिर उपरोक्त सभी? तो ये सारी बातें सत्य हैं, इन सभी कंडीशन में बच्चे को स्तनपान नहीं करवाना चाहिए। अगर माँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसके शरीर में खून की कमी है, एनीमिया से ग्रसित हो गई है, तो भी उसे स्तनपान नहीं करवाना चाहिए। अगर माँ के स्तनों में फोड़ा हो गया है या फिर कैंसर हो गया है, तो भी स्तनपान ना करवाएँ। सिफ़िलिस रोग की अवस्था, सिफ़िलिस रोग ये कैसा रोग है? ज़रा हमें ये बताइए कि क्या ये आनुवांशिक रोग है या मतलब ये कैसा रोग है? यौन संचारित रोग है, संक्रामक रोग है या फिर गैर संक्रामक रोग है? कौन? सिफ़िलिस। अगर सिफ़िलिस रोग है, तो इस अवस्था में भी बच्चे को स्तनपान नहीं करवाना चाहिए। मतलब इन सभी अवस्थाओं में बच्चे को स्तनपान नहीं करवाना चाहिए, छुड़वा देना चाहिए। और ध्यान रखेंगे, अगर माँ 5-6 महीने में, प्रसव के 5-6 महीने में दोबारा गर्भवती हो जाती है, फिर से वो गर्भधारण कर लेती है, तो भी बच्चे को स्तनपान नहीं करवाना चाहिए, ठीक? इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा, यहाँ पर अभी मैंने कहा कि अगर माँ 5 से 6 महीने बाद, प्रसव के 5 से 6 महीने बाद गर्भवती हो जाती है, तो भी स्तनपान नहीं करवाना चाहिए, मतलब स्तनपान छुड़ा देना चाहिए, ठीक? चलिए, शिशु को दिया जाने वाला पूरक भोज्य पदार्थ में शामिल है। मतलब हम शिशु को कौन से पूरक भोज्य पदार्थ दे सकते हैं? क्या तरल भोज्य पदार्थ, तरल पूरक भोज्य पदार्थ, अर्ध ठोस पूरक भोज्य पदार्थ, ठोस पूरक भोज्य पदार्थ या फिर उपरोक्त सभी? तो हमें बच्चे को धीरे-धीरे इन सभी पूरक भोज्य पदार्थों को देना चाहिए, तरल को भी, ठोस को भी और अर्ध ठोस को भी देना चाहिए। अब हमें आप एक-एक उदाहरण बता दीजिए, एक कोई तरल का बता दीजिए, एक कोई अर्ध ठोस का बता दीजिए और कोई एक ठोस आहार का या ठोस पूरक भोज्य पदार्थ का उदाहरण बता दीजिए, केवल एक-एक ही, ठीक? और आपने आहार आयोजन पढ़ा था, उसमें कई प्रकार के आहार की बात की थी। यहाँ पर हम शिशु के लिए बात कर रहे हैं, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। चलिए, एक उदाहरण तो आपको यहीं पर मिल जाएगा। शिशु को दिए जाने वाले तरल पूरक भोज्य पदार्थ में शामिल नहीं है। दूध नहीं शामिल है, फलों का रस नहीं शामिल है, मसले हुए फल नहीं शामिल है या फिर सब्जियों का सूप नहीं शामिल है। तो जब हम तरल पूरक भोज्य पदार्थ की बात करेंगे तो दूध भी आपका तरल है, फलों का रस भी तरल है,
मसले हुए आपके सॉरी ये सब्जियों का सूप भी आपका तरल है, लेकिन ये जो मसला हुआ भोज्य पदार्थ है या मसला हुआ फल है, जैसे सेब वगैरह मसल के दे देते हैं बच्चे को, अंगूर मसल के दे देते हैं बच्चे को, तो ये आपका तरल भोज्य पदार्थ में थोड़ी ना आएगा, तरल पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है। अब ये बताइए कि ये आएगा किसमें? क्या ये ठोस में आएगा या फिर अर्ध ठोस में आएगा? बाकी आपका राइट आंसर यही हो गया कि मसले हुए फल आपके तरल पूरक भोज्य पदार्थ में शामिल नहीं हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। स्तनपान छुड़ाने की आवश्यकता कब होती है? क्या जब माँ दुर्बल हो, रक्तहीनता रोग से पीड़ित हो, प्रसव के 5-6 महीने बाद ही वो गर्भधारण कर ली हो या फिर उपरोक्त सभी? तो अभी आपने ये सारी बातें समझी थी, कुछ वहाँ पे पॉइंट थे, कुछ हमने आपको ओरली बता दिए थे और आपके सामने अब लिखित भी आ गए हैं। तो हमें इन सारी अवस्थाओं में स्तनपान छुड़ा देना चाहिए अगर माँ बहुत ज़्यादा दुबली-पतली है, कमज़ोर है, अगर वो रक्तहीनता रोग अर्थात एनीमिया से पीड़ित है, प्रसव के 5-6 महीने बाद ही उसने गर्भ धारण कर लिया है, तो आपको ये ती इन सभी अवस्थाओं में स्तनपान छुड़ा देना चाहिए, ठीक? इसके अलावा भी कुछ पॉइंट हैं जैसे जब हम स्तनपान की बात करते हैं तो हमें बच्चे को स्तनपान इसलिए करवाना चाहिए जिससे माँ और बच्चे दोनों को क्या होता है आत्म संतुष्टि मिलती है या मानसिक संतुष्टि मिलती है। एक तो बच्चा कई रोग प्रतिरोधक क्षमता से बच जाता है, संक्रामक रोगों से बच जाता है, बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। साथ ही साथ बच्चे क्या होता है कि माँ को जैसे कैंसर वग़ैरह या फिर आपने देखा होगा अगर माँ स्तनपान नहीं करवाती है, तो भी बड़ी समस्या होती है। तो स्तनपान करवाने से स्तन कैंसर वग़ैरह से बचा जा सकता है। साथ ही साथ अगर माँ बच्चे को फीडिंग करवा रही है, स्तनपान करवा रही है, तो गर्भधारण करने की संभावना भी घट जाती है, ठीक? तो इसके कई लाभ होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पर। बच्चे की नाल काटकर बच्चे को माँ से अलग कर दिया जाता है। ये अवस्था कहलाती है। आपको पता है कि बच्चा क्या होता है, नाभि-नाल से माँ से जुड़ा होता है। तो जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद नाल को काटकर बच्चे को माँ से अलग कर दिया जाता है। बच्चा माँ से अलग हो जाता है। तो ये जो अवस्था थी, जन्म के बाद जब तक उसका नाल काटकर बच्चे को अलग किया गया, ये अवस्था क्या कहलाई? 10 मिनट की होती है, 15 मिनट की होती है। तो क्या ये पार्ट्यूनेट अवस्था है, नियोनेट अवस्था है, नवजात अवस्था है या फिर शैशवावस्था है? तो ध्यान रखेंगे, ये नवजात जो है इसी को हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं नियोनेट, पार्ट्यूनेट। पार्ट्यूनेट ही आपकी अवस्था है जो कि जन्म से 15 मिनट या फिर 30 मिनट मानी जाती है। इसी में बच्चे के नाल को काटकर माँ से अलग किया जाता है। उसके नाल से 2 इंच दूरी पर धागे से कसकर नाल को बाँधा जाता है, ठीक? बाद में वो सूख कर अपने आप गिर जाता है। तो ये थी आपकी पार्ट्यूनेट अवस्था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पर। पूर्व बाल्यावस्था होती है 2 से 5 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 3 से 5 वर्ष या फिर बहुत ज़्यादा। तो पूर्व बाल्यावस्था जो है आपकी, पूर्व बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? तो ये आपका 2 से 5 वर्ष माना जाता है, ठीक? क्या? 2 से 5 वर्ष माना जाता है। अब आप ये मत चिल्लाने लगना कि जो 2 से 5 वर्ष है या 2 से 6 वर्ष होगा, क्योंकि अगर आपको कन्फ्यूज़न है 2-5 और 2-6 में, तो एक बार जाकर आप थियरी की क्लासेस ज़रूर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर जब हम बात करते हैं जीन पियाजे की, तो उन्होंने 4 अवस्थाएँ बताई हैं। एक तो उन्होंने बताया 0 से 2 वर्ष यानी कि जन्म से 2 वर्ष, फिर 2 से 6 वर्ष, फिर 7 से 12 वर्ष यानी कि 6 से 12 वर्ष और फिर 12 से प्लस उन्होंने बताया, ये 4 अवस्थाएँ बताई थी। तो जो ये 2 से 6 वर्ष की अवस्था बताई थी, इसका नाम आप हमें बता दीजिए। बाकी जब हम डिस्कस करेंगे संज्ञानात्मक विकास की, तो वहाँ पर इनके बारे में तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पर। कह रहा है, बालकों की शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है क्या? व्यायाम करना, स्वच्छता, पोषण या फिर निद्रा? तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पोषण आ जाता है,
ठीक? हालाँकि आवश्यक सभी हैं, बट हमें यहाँ पर बताया गया है कि बालकों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पोषण होता है। और आपको पता है कि हमारा भारत दोहरे पोषण का भार दोहरे कुपोषण का भार उठा रहा है, एक अल्प पोषण और एक अल्प पोषण, एक अधिक पोषण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। लंबाई की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है किस ग्रंथि का? क्या पिट्यूटरी ग्रंथि का पड़ता है, थायराइड ग्रंथि का पड़ता है, क्लोम ग्रंथि का पड़ता है या फिर प्रजनन ग्रंथि का पड़ता है? तो जब हम बात करते हैं लंबाई की वृद्धि पर जो प्रभाव पड़ता है, वो आपके किस ग्रंथि का पड़ता है? तो ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि है, इसी का प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, ये ग्रंथि वगैरह आपको किस ग्रंथि से कौन-सा हार्मोन निकल रहा है, कहाँ पर पाया जाता है, सब आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्रियात्मक विकास का अर्थ है, क्रियात्मक विकास का क्या अर्थ है? क्या मांसपेशीय नियंत्रण है? मांसपेशीय उचित संयोजन है? मांसपेशियों का एकीकरण है या फिर उपरोक्त सभी? तो जब हम क्रियात्मक विकास की बात करते हैं तो क्रियात्मक विकास में ये सभी आ जाते हैं, मांसपेशियों पे नियंत्रण, मांसपेशीय उचित संयोजन, मांसपेशियों का एकीकरण, ये सब क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आ जाते हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्या है, ध्यान से पढ़िएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वस्त्र पहनने के कौशल में जो बालिकाएं हैं वो बालकों की तुलना में जल्दी निपुणता प्राप्त कर लेती हैं। कारण क्या है इसका? क्या उनकी कलाई लचीली होने के कारण वे मांसपेशीय संयोजन आसानी से कर लेती हैं, या फिर उनके सीखने की क्षमता अधिक होती है, या वो अनुकरण से सीख जाती हैं, या फिर ये बालक से अधिक निपुण होती हैं? तो जब हम बात करते हैं कि वस्त्र पहनने के कौशल में, तो बालिकाएँ जो होती हैं वो बालकों की तुलना में जल्दी निपुणता प्राप्त करती हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये होता है कि उनकी जो कलाई होती है, उनकी कलाई लचीली होने के कारण उनके मांसपेशियों में संयोजन आसानी से कर लेती हैं, इसलिए वे अपना जो है जल्दी पहन लेती हैं कपड़ा, या वो इसमें निपुण जल्दी होती हैं। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहा है? पूछ रहा है कि बालकों में लिखने की क्रिया का विकास होता है क्या 1 से 2 वर्ष की अवस्था में, 2 से 3 वर्ष की अवस्था में, 3 से 4 वर्ष की अवस्था में, या फिर 4 से 5 वर्ष की अवस्था में? तो यहाँ पर बात हो रही है बालकों में लिखने की क्रिया का विकास। तो ये आपका 2 से 3 वर्ष की अवस्था में विकसित होता है, विकास होता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। कितने माह का बालक बिना सहारे आसानी से बैठ सकता है? इस बात को आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा। ये आपकी बुक के क्वेश्चन हैं। इसमें आपको मैं हेर-फेर नहीं कर सकती हूँ, तो इसमें आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा। जब हम बात करते हैं बिना सहारे के बैठने की, तो बच्चा कब प्रारंभ करता है? 6 माह, 7 माह, 8 माह या फिर 9 माह? तो आपने देखा होगा कि वो बैठना तो प्रारंभ कर देते हैं 5 माह से 6 माह से ही। लेकिन जब वो कहने का मतलब बिना सहारे के बैठते हैं, तो वो 7 माह की अवस्था में बिना सहारे के बैठना स्टार्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा 8 माह में वो पैर से नहीं, मतलब ये जो हाथ और पाँव चारों रखकर पपैया-पपैया जिसे हम कहते हैं, वैसे चलना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब पैरों और हाथों को रखकर। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों के अंतर्गत आते हैं कौन? पकड़ना, लिखना, चित्र बनाना या फिर सभी? तो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल वो कौशल होते हैं जिसमें हमारी छोटी मांसपेशियां कार्य करती हैं, जैसे लिखने में, चित्रकारी बनाने में, पकड़ने में, इन सब में हमारी छोटी मांसपेशियां काम आती हैं। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे जब बच्चा छोटा होगा तो आप उसे पेन देंगे तो वो अपनी मुट्ठी में पकड़ेगा, लेकिन जैसे-जैसे बड़ा होगा वो उँगलियों से पकड़ना शुरू कर देता है। ठीक? चलिए, अभी कल हम सूक्ष्म क्रियात्मक और आपका
मोटर जो डेवलपमेंट है, फाइन और मोटर, इन सब के बारे में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। बालक के क्रियात्मक विकास को प्रभावित करता है कौन? परिपक्वता करता है, शिक्षण करता है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो बालक का क्रियात्मक विकास है उसको ये दोनों ही प्रभावित करते हैं। अगर बच्चा जैसे अगर बच्चा आपका अ, 8 माह का है, पा मान लेते हैं 4 माह का बच्चा है, अगर आप उसे चलाएँगे तो क्या वो चलने लगेगा? नहीं, उसके पाँव में परिपक्वता तो आनी चाहिए। अब बच्चा ये मान लेते हैं कि 1 साल का हो गया, 1.5 साल का हो गया है, आप बच्चे को चला नहीं रहे हैं, उसको प्रशिक्षण नहीं दे रहे हैं। परिपक्वता भले आ गई है, क्या बच्चा चलने लगेगा? नहीं। तो बच्चे के क्रियात्मक विकास को ये दोनों ही प्रभावित करते हैं, दोनों की भागीदारी होती है। किसी एक के सहारे, किसी एक से आप बच्चे को चलना, लिखना, पढ़ना कुछ भी, बच्चे के हाथ में भी परिपक्वता नहीं है। आप उसे पेन पकड़ाएँगे, पकड़ लेगा? नहीं पकड़ेगा। बच्चा बच्चे के अंदर परिपक्वता आ गई है, लेकिन अगर आप उसे अधिगम नहीं करवाएँगे, प्रशिक्षण नहीं देंगे, बच्चा लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। तो इसके विकास में ये दोनों फैक्टर जो हैं ज़िम्मेदार हैं, ठीक? तो उपरोक्त दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। संवेगों के नियंत्रण की विधि, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का प्रतिपादन किसने किया था? किसके द्वारा किया गया? रूसो के, मोंटेसरी के, रूसो तथा मोंटेसरी दोनों ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। बालकों के संवेग संबंधित होते हैं किससे? मूर्त वस्तुओं से, अमूर्त वस्तुओं से, मूर्त और अमूर्त दोनों वस्तुओं से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो बालकों के संवेग होते हैं, वो मूर्त वस्तुओं से संबंधित होते हैं। अच्छा, मूर्त और अमूर्त क्या है? मूर्त चिंतन और अमूर्त, मूर्त मतलब जिन्हें आप देख सकते हैं, अमूर्त में चीज़ों को आप देख नहीं पाते हैं। तो बालकों के जो संवेग संबंधित होते हैं, वो मूर्त वस्तुओं से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। किशोरावस्था में इनमें से किसका भय अधिक होता है? क्या जानवरों का भय होता है, व्यक्तियों का भय, विद्यालय का भय, काल्पनिक संभावनाओं का भय? तो जो किशोरावस्था होती है, ये तनाव और तूफान की अवस्था है, स्टेनली हॉल ने बताया था। ये जानवरों से भय नहीं होता है, व्यक्तियों से, विद्यालय से भय इनको नहीं होता है। होता किससे है? काल्पनिक संभावनाओं से भय होता है। ये कल्पना जगत में विचरण करते हैं, समस्याएँ इसमें इनके जीवन में बहुत आती हैं। ये वीर पूजा की अवस्था है, इसको हम कई नामों से जानते हैं, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 45। किशोरावस्था में कौन-सा संवेग तीव्रतर होता है? क्या क्रोध होता है, भय होता है, ईर्ष्या होता है, या फिर प्रेम व स्नेह होता है? तो किशोरावस्था जो होती है, इसमें नो डाउट क्रोध तो आता ही है। आप देखेंगे कि एक किशोर है, उसे आप कुछ कहिए बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या देखना है, जो किशोरावस्था का संवेग है उसमें सबसे तीव्रतर होता है प्रेम और स्नेह। क्या होता है? प्रेम और स्नेह। इस अवस्था में जो किशोर हैं, किशोरों में कौन-कौन से प्रेम पाए जाते हैं? चलिए, यहाँ पर एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि किशोरावस्था में समलिंगीय, विषमलिंगीय प्रेम और स्वप्रेम होता है। ये किसने बताया था? ये किसका कथन था? अभी हमने तो 3-4 दिन पहले क्वेश्चन डिस्कस किया भी था। अगर याद आ रहा हो तो ज़रूर बताइएगा। ये थे आज के आपके पूरे के पूरे 45 क्वेश्चन। उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई पॉइंट आपको ऐसा लगा होगा कि हमने डिस्कस नहीं किया है तो उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी हम मिलेंगे आपसे अब कल की क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ में, जो कि आपके संबंधित होंगे इन्हीं विकास से, चाहे अब वो संज्ञानात्मक विकास हो, आपका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, इन्हीं सबसे संबंधित प्रश्नों को हम कल से डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा, और आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये भी बताइएगा। हालाँकि आज के जो क्वेश्चन थे वो
ऐसे क्वेश्चन थे जो कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने पढ़ा ही हो तभी कर पाएँगे। बहुत सारे आपके बेसिक से क्वेश्चन थे, अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी है तो आप आसानी से कर सकते थे। तो चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं, क्लास आपको कैसी लगी? जैसी भी लगी हो एक बार ज़रूर बताइएगा। कोई समस्या हो, कोई दुःख दर्द हो तो उसको भी बताइएगा। साथ ही साथ जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है, कितना भी दुःख दर्द हो, कितना भी तकलीफ़ हो, कितनी भी समस्याएँ हों लेकिन उसका आंसर ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। बाकी अगर आप में से जो लोग भी टेलीग्राम जॉइन नहीं किए हैं, तो वो जॉइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा क्योंकि हर शाम 5 पीएम पर वहाँ पर आपकी क्विज़ होती है जिसमें आपके 5 क्वेश्चन होते हैं। टाइमिंग आपकी होती है 30 सेकंड पर क्वेश्चन की, तो आप वहाँ पर जाकर अपना रिवीजन कर सकते हैं, रिवीजन के तौर पर बहुत अच्छी होती है प्रैक्टिस आपकी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ प्रैक्टिस वगैरह ज़रूर ले लीजिए क्योंकि हाथ से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।